नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो संसद के दहलीज पे, संसद के प्रवेश द्वार पे वन नेशन वन इलेक्शन का जो लोकसभा में बिल रखा गया, जिसके उपरांत संसद के प्रवेश द्वार पे सांसदों के बीच आपसी धक्का मुक्की हुई, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। तो पहली चीज़, जो प्रताप चंद्र सारंगी जो बालासोर लोकसभा से प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके बाद मुकेश राजपूत और एक और नॉर्थ ईस्ट के महिला और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य सांसदों के बीच जो धक्का मुक्की हुई, क्यों हुई, और वन नेशन वन इलेक्शन फेडरल स्ट्रक्चर को, डेमोक्रेसी को कैसे ध्वस्त कर रहा है और कैसे सत्ता पक्ष के द्वारा मनी और मसल पावर का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ कि जो आदमी संत है या साधु है, उसको कभी सत्ता से लगाव नहीं रहा। जैसे मध्यकाल में मुगल शासक अकबर ने भी अपनी राजधानी फतेहपुर सिकरी में कुंभन दास को बुलाया था, जो कुंभन दास मध्यकालीन भक्त कवि रहे हैं और वे ब्रज के किसी गांव में रहते थे। तो उन्होंने कहा था कि संतन को कहाँ सिकरी से काम, आवत जात पर नैया टूटी, बिसर गए हरि नाम। इसका मतलब ये होता है कि संत को, साधु को राजधानी से क्या मतलब है, क्योंकि आने जाने में ही जूता टूट जाता है, जिसके कारण हरि का नाम भी लेना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब ये होता है, जूता टूटने का मतलब कितना पैर में, शरीर में थकावट हो जाती है कि फिर हरि नाम भी नहीं लिया जाता। लेकिन आज के दौर में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सिकरी जाने की तो दूर की बात है, जो फतेहपुर सिकरी अकबर की राजधानी हुआ करती थी, ये लोग अपने दरबार में ही ये अपने दरबार को ही सिकरी बनाए हुए, जिसमें एक प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं, जिन्होंने कई बार कहा है कि उनका अवतार जैविक रूप से नहीं हुआ। तो संत का काम सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करना होता है। इसी संदर्भ में अकबर ने कुंभन दास को एक प्राइज दिया था। तो प्राइज लेने के बाद उनको पश्चाताप भी हुआ था कि क्या मैं कर रहा हूँ। लेकिन अभी जो प्रताप चंद्र सारंग जी को जो पुरस्कार के रूप में जो आईसीयू में भर्ती होने का मौका मिला, उसके बाद उनको एहसास होगा कि संत का काम है सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करना, देश में शांति व्यवस्था स्थापित करना, न कि सत्ता के लोभ में एमपी बन करके देश के सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर संसद में हंगामा करना। तो इसी के संदर्भ में राम की शक्ति पूजा में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी कहा था कि आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम बरो विजय सैयद प्राणों से प्राणों पर। इसका मतलब यह होता है कि तुम्हारे साथ लोग जैसा व्यवहार किया कर रहा है, उसी तरह के व्यवहार
करो। जैसे सत्ता पक्ष ने मकर द्वार पर ज़बरदस्ती हंगामा मचाना शुरू किया जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी वहाँ पे आना प्रारंभ किए, तो वहाँ पे सत्ता पक्ष के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप इस तरह की घटना घटी। और किसी को फंसाना हो तो सबसे सॉफ्ट टारगेट महिला, बच्चा और बुजुर्ग होता है। जैसा कि सत्ता पक्ष ने प्रताप चंद्र सारंगी को, जो बुजुर्ग संत नेता हैं, मुकेश राजपूत, और नॉर्थ ईस्ट की जो शायद नागालैंड की जो महिला हैं, उनको सॉफ्ट टारगेट के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो भोजपुरी में भी एक कहावत है, जब जैसन तब तैसन, न कैला तब मरत कैसन। इसका मतलब है कि जो आदमी जिस तरह के व्यवहार करे उस तरह के व्यवहार करें, तभी आपका इज्जत आबरू बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। मान लिया जाए कि महिला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ताकत का, सत्ता का दुरुपयोग करेंगे। अभी जो 498 जो IPC की धारा है, जो भारत में महिला के फेवर में बनाया गया है, यह धारा अमेरिका से लाया गया है, लेकिन अमेरिका में ये न्यूट्रल है, माने सब पर समान रूप से लागू होता है। लेकिन भारत में इसे महिला के फेवर में बनाया गया है, जिसके कारण अतुल सुभाष जैसे बहुत पुरुषों ने आत्महत्या कर चुके हैं, जो बहुत दुख की बात है। तो वन नेशन वन इलेक्शन संघीय व्यवस्था को कैसे डिस्ट्रॉय करेगा, इसी के बारे में बता रहा हूँ कि जब वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाएगा तो जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो समाप्त हो जाएंगे और एक तरह से राष्ट्रीय मुद्दे ही हावी रहेंगे, जिसके कारण जो लोकल समस्याएं हैं वो समाप्त नहीं होगा, जिससे क्षेत्र के स्तर पर बहुत नुकसान होगा। निर्वाचन को लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है, जिससे लोकतंत्र की जो व्यवस्था बनी हुई है उसके टूटने का संभावना है। मसल और मनी पावर का कैसे इस्तेमाल हो रहा है, ये सबको पता है कि मनी के बल पे जो राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और किया भी गया है। आपका महाराष्ट्र उदाहरण है, नॉर्थ ईस्ट के उदाहरण है, बहुत सही से स्टेट उदाहरण में मिल जाएंगे। मसल पावर क्या है कि जैसे भी हो अपनी ताकत लगा दो ताकि सरकार और सत्ता बची रहे। अब आती है संशोधन की बात, तो जवाहरलाल नेहरू ने जो भी संशोधन किया वो देश हित में किया। और जहाँ तक इंदिरा गांधी की बात आती है तो प्री पर्स जो राजाओं को दिया जाता था, जो देसी रियासत को भारत में विलय करने के लिए उनको आर्थिक मदद देश की तरफ से, राज्य की तरफ से दी जाती थी, उसको बंद करके इंदिरा गांधी ने कोई गलती नहीं की, क्योंकि उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय राजाओं के पक्ष में दिया था। जैसे जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए अनुच्छेद 370 और 35 से शामिल किया गया, जिसे अभी 5 अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने समाप्त किया। उसी तरह से जो भी संशोधन इंदिरा गांधी के द्वारा की गई, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण और इस तरह के जो भी संशोधन हुआ वो देश हित में हुआ।
दूसरी बात कि आप लोग हमेशा नेहरू नेहरू के नाम लेते हैं, क्या किए क्या किए। आप लोग बताइए कि आप लोगों ने क्या किया। बस एक अनुच्छेद 370 और 35A हटाने के अलावा आप लोग का और कोई ऐसा उपलब्धि हो तो आप गिनाएं। जितने भी दिए हुए चीज़ हैं सब नेहरू इंदिरा का ही देन है, और आप लोग का क्या देन है। कुछ कमियां रही वो सब लोग स्वीकार करते हैं। जैसे 1962 के युद्ध में चीन की जो जीत हुई, क्योंकि वो धोखा दे करके जीता, पंचशील समझौता को तोड़ा, जिसके उपरांत स्वरूप नेहरू जी की डेथ भी हो जाती। तो ये सब बताने की इसलिए आवश्यकता है कि ताकि देश की जनता को पता चले कि किसकी बुनियाद पे, किसकी देन पे आज भारत का लोकतंत्र टिका हुआ। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ब्रिटिश काल में। तो इसका मतलब ये था कि वो देशवासियों से आह्वान करना चाहते थे कि तुम मुझे डेडिकेशन के साथ मेरे साथ आओ, मैं भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त करा दूंगा। उन्होंने एक चीज़ और बोला था अंग्रेज़ों को कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जैसा कि पार्लियामेंट में के द्वार पर जो संघर्ष हुआ उसका जवाब मिल गया। इसका मतलब ये होता है कि कठोर तरीके से किसी का मुकाबला करना, तभी किसी का इज्जत आबरू बचता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन, फेडरल स्ट्रक्चर, डेमोक्रेसी के लिए नहीं है, क्योंकि यह विकासशील देश है और भारत राज्यों का संघ है। थैंक्स।